लेके विनोद आए। रावल जी, आर्थिक सर्वे को लेकर जो रखा गया है, पहले आपकी छोटी सी एक प्रतिक्रिया। नमस्कार। देखिए, ऐसा है, जो आर्थिक सर्वे है वो एक तरह से लेखा जोखा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये आपके घर की डायरी है। जैसे लोग व्यक्ति अपने घर की डायरी बनाता है, उसी तरह से सरकार अपना हिसाब देती है कि हमारा अभी तक जो हमने किया उसके बेसिस पे हम आगे कहां जा रहे हैं। तो ये जब इन चीजों को देखते हुए हम चलते हैं, तो इस बार का जो आर्थिक सर्वे है वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि जिस तरह से हम निकल करके बाहर आए हैं समस्याओं से, और जिस तरह का पूरे देश का और पूरी दुनिया का माहौल बना हुआ है, और जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, उसके अंदर कैसे भारत अपने आप को नंबर 1 पर रखे हुए है, तो क्या वो रख पाएगा? क्या सचमुच में वो नंबर इसी तरफ है? क्योंकि आप देखिए, पूरा साल खत्म हो गया है, आज हम फरवरी में है। पूरे साल के अंदर जो अभी तक हमने किया 10 महीने में, उसी के बेसिस पर आपके अगले साल की नींव रखी जाएगी। तो जो अगला बजट बनता है वो इन्हीं नंबर्स को देख करके उसके बेसिस पर बनाया जाता है। तो अभी अगर आप बात करें तो किस तरह से आर्थिक सर्वे ने अपने नंबर दिए हैं, किस तरह से उन्होंने कहा कि महंगाई कंट्रोल में है, हालांकि फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया अभी भी। जो जीडीपी है वो 6.3 से 6.8, दुनिया की नंबर 1 ग्रोइंग कंट्री जो है वो हम हैं। पिछले 3 साल से हम इसी परसेंटेज पे चल रहे हैं, इससे ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं गए हैं कभी भी 6.5 से। तो अगर आप देखें तो आगे जा रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, विकसित भारत बनने के लिए ग्रोथ रेट कितनी करीब चाहिए होगी? जी जी बिल्कुल, सबसे जरूरी है कंसिस्टेंस। देखिए, चाइना डबल डिजिट पे रहा कंटिन्यूसली कुछ सालों तक, और पूरी दुनिया के अंदर उसने राज किया एक वक्त पे आके। आज उसकी जीडीपी 4.8% पे है, डिस्पाइट दिस के उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ 9.5% मैन्युफैक्चरिंग से आता है। 55% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आज भी सर्विस सेक्टर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बीपीओ बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। और उसी के लिए ही कहा गया कि जो आईटी सेक्टर है, जो आपका डिजिटाइजेशन है, यूपीआई, देखिए आज छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन भी यूपीआई से होती है, और उसको करने के लिए सबसे जरूरी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप और हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर पा रहे हैं। आप अपना पूरा, कहीं किसी को ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 2 दिन पहले ट्रेन चली गई, आज राष्ट्रपति ने उसका उल्लेख किया अपने सदन के अंदर भी। उसी के साथ साथ डिजिटली भी हमको ग्रो करना पड़ेगा कि हम यहां से मैसेज दें और वो कैसे फास्ट पहुंचता है। तो कैसे 5G, और अब तो 6G की बात होने लगी कि अब तो रिलायंस ने 6G को अनाउंस किया कि हम लेके आएंगे। आपके पास और प्लेयर भी आ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खाली सड़कों का और रेलवे का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दौर में डिजिटल का भी है। रावल जी, किसानों के लिए आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ खास हो सकता है? क्योंकि सरकार ने पहले भी वायदा किया था कि किसानों की आमदनी हम दुगना करेंगे। इसके अलावा किसानों का आंदोलन भी आपने देखा, चाहे वो कृषि कानून हो, उसका विरोध हो, या एमएसपी को लेकर। तो आपको लग रहा है कि किसानों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, सरकार नाराजगी दूर कर सकती है जो किसान है? देखिए, सिचुएशन ये है कि आपको जो है, अब वो स्टेज आ गई है कि आपको एग्रीकल्चर को एक पूरा एक फिनटेक की तरह लेके चलना पड़ेगा। जिस तरह से बूम आया था आईटी सेक्टर के अंदर, उसका फायदा मुझे लगता है कहीं ना कहीं खेती को नहीं मिला। हाँ। कभी एक समय था जब इस देश की 65% हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। आज जो है हम उससे, अब आज हमारा बेटा, हमारे बच्चे खेती में नहीं जाना चाहते। आप रूरल में जाइए, चांबी साहब बैठे इस बात को एग्री करेंगे कि आज का बेटा खेती किसानी नहीं करना चाहता, वो शहर में जाके नौकरी करना चाहता है, वो अपने माँ बाप से भी अलग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको भी रोकना पड़ेगा कि वो जो बच्चा है वो अपने खेत से जुड़े, और उसके लिए उसको उसका माहौल देना होगा। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बात की थी डिजिटल अपग्रेडेशन की, उसका भी फायदा खेती को जाएगा। क्या इंटरनेट से नहीं खेती को कनेक्ट किया जा सकता? क्या ऐसी मशीनें डेवलप? और विनोद साहब, हमने देखा कि कोरोना काल में बड़ा ताकत दी खेती बाड़ी ने। अभी मुझे लगता है और जरूरत है, और ये जो साल है, और बिल्कुल उन्होंने कहा भी है, एग्रीकल्चर को उन्होंने फिनटेक करने की बात कही है, उसके ऊपर उन्होंने सर्वे में भी रेफर किया हुआ है। और मुझे लगता है कल के बजट में भी आएगा
और जो आपने बात कही कि किसानों को नाराजगी दूर करने वाली, तो बिल्कुल एक मौका है सरकार के पास। मैं कल भी किसी प्लेटफॉर्म पे कह रहा था कि चुनाव 5 तारीख को है और बजट 1 तारीख को है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इस बजट का असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ जाए। तो सरकार भी इस बात को ध्यान रखे होगी, जैसे मैं और आप रख रहे हैं। बाकी प्रदीप मिश्रा जी हैं, ये देखते हैं रियल एस्टेट को, देखते हैं तो रियल एस्टेट को जिस तरह से बेनिफिट दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अल्टीमेटली जो हाउसिंग का ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं खेत से ही जमीन बनकर के मकानों में कन्वर्ट होती है। विनोद साहब देखिए, आधी आबादी तो अभी भी जुड़ी है उससे, तो उनको साथ में लेके या उनके विकास के बगैर देश का विकास इतनी तेज गति से नहीं हो सकता। जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उस सपने को भी हम पूरा नहीं कर सकते जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को हम मजबूत ना करें, तकनीक से ना जोड़ें, जब तक किसानों की आमदनी ना बढ़े। देखिए, जहां तक आप आमदनी की बात करते हैं तो जो डाटा है वो 6.5% ग्रोथ का फायदा सभी को मिलता है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक के लिए है। ठीक है, वो एक चुटकुला सुनाया करते हैं कि एवरेज के अंदर जो बड़ा पीस है उसको ज्यादा फायदा मिलता है, लेकिन एवरेज निकाली जाती है तो ऐसा लगता है सबको बराबर मिल रहा है। अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं इक्वल हो और सबको समान फायदा हो, कि हर उस छोटे व्यक्ति के पास भी इसका ग्रोथ का फायदा जाना चाहिए। और ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये पहुंचा रहा है, ये पहिया है। ये जितनी तेजी से ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पहिया घूमेगा, आज आप देखिए हाईवे बनने का फायदा आपको क्या लगता है उस गांव के किसान को नहीं पहुंचेगा, उसको भी पहुंचता है। आज रिलीजियस जिस तरह से टूरिज्म बढ़ा, आज आप देखिए कुंभ में इतने लोग हैं, या और जगहों पर अयोध्या में आप देखिए कितना ट्रैवल कर रहे हैं लोग। तो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहां उसके आसपास के गांव की इनकम भी बढ़ी, वहां पर कंज्यूमेबल। अब हमें इस समय आ गया है कि हमें अपने लोगों को कंजम्पशन के लिए पैसा देना होगा, हमें अपने टैक्स रेट्स को उस तरह से लिबरलाइज करना होगा, जीएसटी को कम से कम रोटी कपड़ा और मकान से दूर करना होगा। मुझे मालूम है ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं कि ये जीएसटी काउंसिल का फैसला है, पर सरकार को एक पॉलिसी डिसीजन लेना होगा कि खाने की चीजों पर कम से कम टैक्सेस लगाकर हम उसकी महंगाई को कम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसी तरह से जो बेसिक जरूरतें हैं, जो आपकी बेसिक मेडिसिन है, आज मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर आप देखिए कब से इशू चल रहा है, उस पर जीएसटी नहीं हटाया गया। आप मेडिकल सर्विसेज पर जीएसटी नहीं है लेकिन मेडिक्लेम इंश्योरेंस पर है। आप खाने की हर चीज पर, मैं खाना खाता हूं 5% मेरे से जीएसटी लग करके ऐसा लगता है मैं अपने खाने को और बढ़ा रहा हूं, और आप समझिए कितने साइकिल से बढ़ करके वो पैसा आता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट है जीएसटी का। तो अब समय आ गया है, अब हम इतने परिपक्व हो चुके हैं, ऊपर बढ़ गए हैं, अभी हम बिल्कुल अमृत काल में हैं। तो इसमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने जो सिटीजन्स हैं, जब हम आप उसका खाना का सस्ता करेंगे, जब आप उसके पास पैसा बचाएंगे, तो वो और चीजों पर पैसा खर्च करेगा। प्रोफेसर 76% टैक्स पेयर जो है वो इंडिविजुअल है अभी भी। रिटेल आपको कम, कॉर्पोरेट से 24% टैक्सेस आते हैं। 20 लाख करोड़ आपको एनुअल अब जीएसटी का कलेक्शन आने लगा। तो अब समय आ गया है, और ये साबित हुआ है पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स में कि जब आप इंसेंटिव देते हैं तो आपका कलेक्शन बढ़ता है, क्योंकि कंज्यूमेबल मनी जब मार्केट में लोगों के पास जाता है वो और कंज्यूम करते हैं। जी। आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपको बाहर से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफडीआई गिर गई है, आप देखिए 42 से 24 लाख करोड़ बिलियन डॉलर पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कंसर्न है। सरकार देखेगी कि कैसे इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ला रहे हैं, एआई का कैसे इंपैक्ट आपके रोजगार पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। 90 मिलियन जॉब्स इस वक्त खतरे में है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो एआई अभी आए हुए जुम्मा 1 साल भी नहीं हुआ है, और जिस तरह से वो टेक ओवर करता जा रहा है आपके छोटे जॉब्स को, आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता आप भी मीडिया के अंदर यूज होने लगा होगा। बिल्कुल हो रहा है। सबको ग्राफिक डिजाइनर्स, जितने आपके कोड लिखने वाले हैं, सबकी जॉब्स, उनको स्केल अप कैसे किया जाए, इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने, आई विल अप्रिशिएट एंड रियली कुडोस टू द फाइनेंस मिनिस्टर कि उन्होंने इसको कंसीडर किया, और उन्होंने कहा कि स्किल एजुकेशन हम उसके लिए अलग से बजट दे करके एआई को बैलेंस करके उसको जॉब्स को हम क्रिएट करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अभी से सोचा जा रहा है। विनोद रावल साहब, कुछ और चीजें भी निकलती है, जिस तरह से कंप्यूटर्स का भी एक दौर में विरोध हो रहा था, अगर कंप्यूटर आ गया तो फिर लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। एआई अगर आएगा तो फिर और ज्यादा अगर ग्रोथ होगा तो ऑप्शन और भी निकलेंगे, ऐसा नहीं है?
कंप्यूटर के वक्त में भी तो वही हुआ, मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे कि जिनको कंप्यूटर आता है उनके लिए तो फायदे का था। तो आज जिसको एआई है तो एआई लर्न करना पड़ेगा ना, आपको अपने आप को अपग्रेडेशन देना पड़ेगा, आपको अपने कॉलेजेस के अंदर, अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसको डालना पड़ेगा कि आप इसको सीखते हुए आए। अभी तक हम फाइनेंशियल लिटरेसी तो नहीं दे पा रहे अपने स्टूडेंट्स को। आप देखिए, हम कहीं नहीं पढ़ाते हैं कि उसको पैसा कमाने के बाद बचाना कैसे है। बिल्कुल। आप तो ये कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम की, हमें ये बताना होगा फ्रॉम द डे वन। विनोद रावल जी, कहा जाता है कि जो भारत का उद्योग है या किसी भी देश का उद्योग है वो उस देश की रीढ़ होती है, अर्थव्यवस्था उस देश की रीढ़ है। तो अब हमने देखा कि कोरोना हुआ, इससे पहले नोटबंदी हुई, ये सारी चीज जो हुए, जीएसटी आ गई, इससे जो कारोबार है, उद्योग है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बेरोजगारी इसकी वजह से बहुत बड़ी है। तो क्या इसको कंट्रोल करने के लिए अब सही वक्त आ गया? कोरोना काल भी काफी लंबा आ गया, हमने सफर लंबा कर लिया, अब सही वक्त है कि सरकार को मजबूत करना चाहिए उद्योग जगत को, उद्योग जगत से, ताकि रोजगार के सृजन पैदा हो। रियायत दे सकती है सरकार, और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए आपकी नजर में? उद्योग जगत को तो पहले से ही आप देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, पहले रिड्यूस कर दिया। वो ऑलरेडी उस स्टेप पे तो गवर्नमेंट चल पड़ी है, वो तो पहले से चला हुआ है। लेकिन अब समय है रोजगार देने का, रोजगार के लिए, क्योंकि एक चीज प्रूव हो गई है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उतना रोजगार नहीं देता। ये समझ में आ रहा है सबको। तो कहीं ना कहीं सरकार, अदरवाइज ऐसा होता तो फिर मनरेगा क्यों चल रहा होता आज? नहीं, छोटे छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, बिल्कुल, जो कोरोना के बाद जो बिल्कुल ठप हो गए। यहां मैं आपके साथ सहमत हूं कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो बड़े उद्योग नहीं, एमएसएमई। एमएसएमई जो है वो, उसके अंदर जो माइक्रो यूनिट्स है, मैक्रो यूनिट्स है, जिसको अति सूक्ष्म और सूक्ष्म आप कहते हैं, तो वो जो इंडस्ट्री है, जो बैकबोन हुआ करती थी इस देश की और अभी भी है, उसको और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। उसको कैसे क्रेडिट दिया जाए, क्योंकि उसके पास क्या पूंजी की कमी है, उसकी पूंजी कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत महंगा पड़ता है। तो उसको कैसे सरकार खड़ा करे, कैसे इंक्यूबेशन में लेकर के जाए जहां से वो इंक्यूबेट हो, क्योंकि स्टार्टअप्स की हालत आप देखिए, कितने यूनिकॉर्न यहां बनते हैं। और आइडिया की अगर आप बात करें तो किसी भारतीय का, सारे के सारे आपके जितने बड़े वेंचर्स हैं पूरी दुनिया के, उसके ऊपर सीईओ तो भारतीय बैठे। तो आप उनके दिमाग की दाद तो आपको देनी पड़ेगी, उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो यहां से इसलिए जाते क्योंकि यहां उनको वो माहौल नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं सरकार वो माहौल बना रही है, उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है कि वो यहां रहें, स्टार्टअप्स उनके लगे, उनके स्टार्टअप को इंक्यूबेट करके उनको बेनिफिट मिले, जिससे वो ग्रो कर सके और उनको वैसा ही माहौल मिले जैसा सिलिकॉन वैली देता है। हालांकि वो बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है, क्योंकि सिलिकॉन वैली में जिस तरह से वो काम करते हैं, अभी मेरे जो कुलीग बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सरकार ने उसको रेट्रोस्पेक्टिव से बदल दिया। बिल्कुल, ये टैक्स के अंदर इस तरह की चीजें ये गलत है इस तरह से करनी। तो हम क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानते, जो सुप्रीम कोर्ट ने इतना आर्ग्यूमेंट के बाद एग्री किया और उसके बाद उसको रिलीफ दिया। तो आपने उस रिलीफ को जीरो कर दिया। तो वो आपका जो इन्वेस्टर है, जो एफडीआई लाने वाला है, जो पैसा लगाना चाहता है, वो इस टैक्स के सिस्टम से डरता है। वो सीधे सीधे टैक्स लॉस चाहता है। आपके सामने आपके आस पड़ोस के देश है, दुबई है, सिंगापुर है, कैसे इतने थोड़े से टाइम में इतने बड़े हो गए, कैसे उनकी इकोनॉमीज बढ़ गई। कहीं ना कहीं हम भी चल पड़े हैं उस राह पर। लेकिन जिस तरह से अभी देखिए, हर बार कुछ ना कुछ कानूनों को खत्म किया जाता है, पुराने कानून हटाए जा रहे हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके। अभी आपके सामने आईपीसी और सीआरपीसी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वो बदल दिया गया। अभी कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड नया आएगा, उसके बारे में क्या घोषणा की जाती है, तो वो हम इंतजार कर रहे हैं। तो अगर इस आयकर कानूनों को और जीएसटी के कानूनों को थोड़ा सरल किया जाए, इजी किया जाए, जो अभी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाए वो ज्यादा जरूरत है। उससे ज्यादा चीजें जो है बड़ी स्पीड से होंगी, क्योंकि अब स्पीड देने की जरूरत है।